थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, तो ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन। थैलेसीमिया is a Greek term derived from thalassa, which means the sea, and amia, which means related to blood. Okay, sea and blood. ये क्या है? Because thalassemia is a inherited disease of faulty synthesis of hemoglobin. Okay, इसमें क्या होता है? Faulty synthesis of hemoglobin होता है। And because the condition was first described in population living नियर द मेडिटेरियन सी, यानी क्या भूमध्य महासागर के आसपास जो कंट्रीज है इसमें ये देखा गया पहली बार। ओके, सो पीपल मोस्टली बिलोंग टू कंट्रीज लाइक इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली एक्सेट्रा। इसमें ये देखा गया, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया इज अ ग्रीक टर्म डिराइव फ्रॉम थैलेसा विच मीन्स द सी and anemia which means related to blood. It occurs due to globin gene defect, one of the commonest monogenic disease. ग्लोबिन जीन डिफेक्ट क्या है? जो जीन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है उसमें ही डिफेक्ट आ जाता है। ओके, सो इट ऑकर्स ड्यू टू ग्लोबिन जीन डिफेक्ट एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक डिसऑर्डर यानी क्या? आर कॉज्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल जीन म्यूटेशन। मोनोजेनिक यानी क्या? मोनो यानी क्या? सिंगल। जेनिक यानी क्या? जीन। ओके, सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ये मोनोजेनिक डिसीज होते हैं। तो क्लियर है? ग्लोबिन जीन डिफेक्ट यानी क्या? जो जीन हीमोग्लोबिन चेन तैयार करता है उसमें डिफेक्ट आना। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि मोनोजेनिक यानी क्या? सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ये थैलेसीमिया डिसीज होता है। Okay, so thalassemia characterized by inadequate or nil synthesis of beta or alpha globin chains of HB due to total or partial deletion of controlling genes. Thalassemia ये क्या है? inadequate और nil synthesis of beta और alpha globin chains of HB। ये देखो, ये है अल्फा ग्लोबिन चेन और ये है बीटा ग्लोबिन चेन। अल्फा 1, अल्फा 2। ओके, ये है टेट्रामर। ओके, hemoglobin in adult is composed of 2 alpha and 2 beta chain. Okay, 2 alpha and 2 beta chain. Each hemoglobin molecule is a tetramer. Okay, ये देखो, ये है टेट्रामर मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन। अगर इसमें डेफिशिएंसी हुई तो क्या होता है? थैलेसीमिया होता है। इनएडिक्वेट और नील सिंथेसिस ऑफ बीटा और अल्फा ग्लोबिन चेन्स ऑफ एचबी। और ये क्यों होता है? ड्यू टू टोटल और पार्शियल डिलीशन ऑफ कंट्रोलिंग जीन्स। ये जीन्स की वजह से, जीन्स में म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से ये थैलेसीमिया डिसीज होता है। सो फिर से एक बार देखेंगे। थैलेसीमिया इज अ ग्रीक टर्म डिराइव फ्रॉम थैलेसा which means the sea, and anemia which means related to blood. It occurs due to globin gene defect, one of the commonest monogenic disease. Thalassemia characterized by inadequate or nil synthesis of beta or alpha globin chains of HB due to total or partial deletion of controlling genes. Okay, ये अगर रिड्यूस और डिलीट हो गए तो क्या होगा? थैलेसीमिया होगा। ये देखो, नॉर्मल आरबीसी एंड मालफॉर्म आरबीसी। ओके, इन थैलेसीमिया। नाउ कॉज। कॉज क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ फॉल्टी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, ये सेक्स लिंक डिसीज नहीं है, इसी वजह से क्या है, ये मेल या फीमेल में भी हो सकता है, ये दोनों में भी होता है। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। तो ये देखो, इनहेरिटेंस ऑफ थैलेसीमिया देखेंगे, पेरेंट्स दोनों भी क्या है? कैरियर है। ओके, इन दोनों में भी थैलेसीमिया का डिफेक्टिव जीन है। फादर अ कैरियर, मदर अ कैरियर। तो इनके बच्चे कैसे हो गए?
50% चांसेस है कैरियर बच्चे तैयार होने के, और 25% चांसेस क्या है, दोनों में भी रेसेसिव ये जो थैलेसेमिक जीन है डिफेक्टिव इसमें आ सकता है, और हेल्दी बेबी के भी 25% चांसेस है। ओके, तो अगर फादर कैरियर है और मदर कैरियर है तो उनके बच्चे कैसे होंगे, एक बच्चा हेल्दी हो सकता है और एक बच्चा थैलेसेमिक हो सकता है, और दो बच्चे कैसे हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। तो कॉज क्या है थैलेसीमिया का, इनहेरिटेंस ऑफ फॉल्टी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। एंड ये हमने पेडिग्री चार्टिंग देखी थैलेसीमिया की। ओके, नाउ पैथोफिजियोलॉजी। Thalassemias are inherited disorder of hemoglobin synthesis that result from alteration in rate of globin chain production. Okay, a decrease in the rate of production of globin, alpha, beta, gamma, and delta impairs hemoglobin synthesis and create an imbalance with normally produced globin chain. Okay, then because two types of chains, alpha and beta, pair with each other at the ratio close to 1:1 to form normal hemoglobin. ये हमने पीछे देखा, नॉर्मल ये है हीमोग्लोबिन। इसमें अगर किसी भी एक चेन का सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, थैलेसीमिया। ओके, because two types of chain alpha and beta pair with each other at ratio close to 1:1 to form normal hemoglobin. An excess of normally produced type is present and accumulate in the cell as an unstable product leading to early destruction of red cell. Okay, ये देखा हमने। इसमें क्या है, हम देखेंगे अभी बीटा का बीटा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके, और अल्फा प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, सो बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम है पर अल्फा का ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्रोडक्शन क्या करेंगे, आरबीसी को डिस्टर्ब करेंगे। ओके, सो ये देखो, एक्सेस ऑफ नॉर्मली प्रोड्यूस टाइप इज प्रेजेंट एंड accumulates in cell as an unstable product। ये जो अल्फा के प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है वो क्या करेंगे, सेल में अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, लीडिंग टू अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल। इसी वजह से क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। ये देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन का ये हमने स्ट्रक्चर देखा। तो बीटा का अगर बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है और अल्फा का ज्यादा हो रहा है, तो अल्फा का ज्यादा प्रोडक्शन सेल को अनस्टेबल कर देगा। ओके, इम्पेयर फंक्शन ऑफ आरबीसी। इसी वजह से क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और आरबीसी कम हो गई तो क्या होगा, एनीमिया होगा। ओके, टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के टाइप्स हम देखेंगे, टू प्राइमरी टाइप्स है थैलेसीमिया के, एक अल्फा थैलेसीमिया मेजर और माइनर, एंड बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर। ओके, टू मेन टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये जो बीटा थैलेसीमिया है ये बहुत कॉमन है, अल्फा थैलेसीमिया बहुत कम दिखाई देता है। ओके, सो अल्फा थैलेसीमिया occur when gene related to alpha globin protein are missing or changed or muted. Okay, and beta thalassemia occur when similar gene defect affect production of beta globin protein. So alpha thalassemia gene, there are two copies of hemoglobin alpha gene। ये देखो टू कॉपीज है, HbA2 जीन एंड HbA1 जीन, ये क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट है। ओके, there are two copies of hemoglobin alpha gene HbA1 and HbA2 which each encode alpha chain and both gene are located on chromosome 16। इसमें अगर क्या हो गया, जीन का डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया क्या है, इट इज ऑकर व्हेन सिमिलर जीन डिफेक्ट
अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, ये एक ही जीन है, ओके, एचबीबी जीन, आर कॉज बाय पॉइंट म्यूटेशन, ओके, पॉइंट म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, और मोर रेयरली डिलीशन, ओके, डिलीट हो गया अगर ये पार्ट क्रोमोसोम 11 का, अगर ये पार्ट डिलीट हो गया इन द बीटा ग्लोबिन gene on chromosome 11, leading to reduce or absent synthesis of beta chains of hemoglobin. So क्या है, अगर HbA1 जीन और HbA2 जीन में म्यूटेशन डिलीशन कुछ भी हो गया तो क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। और क्रोमोसोम 11 पे जो HbB जीन है, यहाँ पे अगर पॉइंट म्यूटेशन हो गया और डिलीशन हो गया तो क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया। सो क्रोमोसोम 16 अल्फा थैलेसीमिया एंड क्रोमोसोम 11 बीटा थैलेसीमिया, ये याद में रखना है। और मोस्ट कॉमन क्या है, बीटा थैलेसीमिया। तो हम बीटा थैलेसीमिया देखेंगे। बीटा थैलेसीमिया के टाइप क्या है, माइनर, इंटरमीडिया एंड मेजर, ओके। तो थैलेसीमिया क्या है, एनीमिया है, ओके। तो ये पेशेंट कैसे टायर्ड एंड पेल हो जाते हैं थैलेसीमिया की वजह से, तो हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया। होमोजाइगस यानी सेम सेम। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल absence of beta chain production with complete absence of adult HB, designated as Cooley's anemia और थैलेसीमिया मेजर। इसमें क्या है, बीटा सेल का, बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन ही बंद है। क्यों है, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पे क्या है, absence ऑफ बीटा चेन प्रोडक्शन, और ये क्यों है, क्योंकि ये ये जो पार्ट है एचबीबी जीन का, ये कंप्लीट डिलीशन हो गया है। इसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया मेजर और पुलिस एनीमिया, ओके। और सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ बीटा चेन प्रोडक्शन विथ मार्क रिडक्शन इन अडल्ट एचबी टर्म एज थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ये देखो, ये दो है यहाँ पे, एक तो कूलीज एनीमिया और थैलेसीमिया मेजर, और सेकंड है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या है, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ बीटा चेन प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन है, और मेजर में क्या है, कंप्लीट अब्सेंस है, ओके। सो सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ बीटा चेन प्रोडक्शन विथ मार्क रिडक्शन इन अडल्ट एचबी टर्म एज थैलेसीमिया इंटरमीडिया। यहाँ पे क्या है, ये कैसे डिनोट करते हैं, प्लस 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 यानी क्या, डिफेक्टिव प्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे डिप्रेशन है बीटा चेन प्रोडक्शन का, ओके। और यहाँ पे क्या है, जीरो यानी अब्सेंट, बीटा जीरो, ये है अब्सेंस। सो फिर से एक बार देखेंगे, होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया is characterized by total absence of beta chain production with complete absence of adult HB, designated as Cooley's anemia or thalassemia major, beta 0 beta 0, okay, 0 यानी complete absence। और थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या है, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ बीटा चेन प्रोडक्शन विथ मार्क रिडक्शन इन अडल्ट एचबी टर्म एज थैलेसीमिया इंटरमीडिया, बीटा प्लस बीटा प्लस। सो क्लियर है, कुलीज एनीमिया यानी थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया इंटरमीडिया यानी क्या, बीटा प्लस बीटा प्लस, ये सिंबल याद में रखना है। ओके, नाउ हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली पार्शियल सपरेशन ऑफ बीटा चेन्स। यहाँ पे क्या होता है, सपरेशन होता है, डिस्क्राइब एज थैलेसीमिया ट्रेट और थैलेसीमिया माइनर, ओके। इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया, ओके। सो यहाँ पे क्या है, ओनली पार्शियल सपरेशन ऑफ बीटा चेन्स। इंटरमीडिया में क्या है, सिग्निफिकेंट डिप्रेशन ऑफ बीटा चेन, एंड थैलेसीमिया मेजर में क्या है, absence, total absence of beta chain production। तो ये फर्क ध्यान में रखो। Then most of these cases asymptomatic except mild splenomegaly
and hematological abnormalities like mild microcytic hypochromic anemia and elevated HbA2 levels. ओके, ये थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे रहते हैं? असिम्टोमेटिक रहते हैं, बिकॉज ये सप्रेशन हुआ है, पार्शियल सप्रेशन ऑफ बीटा चेन हुआ है। ओके, तो कौन से चाइल्ड में हमें क्या दिखाई देगा? स्प्लिनोमेगाली दिखाई देगी। ओके, देन हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज यानी क्या? माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक यानी क्या? स्मॉल आरबीसी साइज देन यूजुअल। ओके, जो यूजुअल आरबीसी की साइज रहती है उससे कम साइज के आरबीसी पेशेंट में दिखाई देंगे। ओके, एंड हाइपोक्रोमिक यानी क्या? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, इसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एंड elevated HbA2 levels more than 3.4%. Okay, then HbF levels are normal or marginally increase. अब ये देखेंगे HbA2 क्या है एंड HbF क्या है। ये देखो, टाइप्स ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन कौन से हैं? HbA, HbF, HbA2 एंड HbA1c। ये चार टाइप्स है हीमोग्लोबिन के। ओके, HbA क्या है? अडल्ट हीमोग्लोबिन है। HbA, इसको HbA1 भी बोलते हैं, द मेजर हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस। कितने रहते हैं? 90%। ये हमारे ब्लड में दिखाई देते हैं। और चेन का कंपोजिशन क्या है? अल्फा एंड बीटा। ओके, दो चेन अल्फा के रहेंगे और दो चेन बीटा के रहेंगे। ओके, टेट्रामर है, हमने देखा हीमोग्लोबिन कैसा है? टेट्रामर है। ओके, चार चेन रहते हैं। देन HbA2 first appear 12 weeks after birth, a minor component of normal adult HB increase in beta thalassemia. ओके, HbA2 ये हमने देखा। और ये चेन कंपोजिशन क्या है इसका? अल्फा एंड डेल्टा। 2 to 5% में ये हमारे ब्लड में दिखाई देते हैं। देन HbF नॉर्मली सिंथेसाइज ओनली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, ये बच्चे में हमें दिखाई देता है जो मदर के वूम में रहता है, और उसके बाद 3 to 4 मंथ तक ये फीटस में हमें दिखाई देगा। ओके, बेबी न्यूबॉर्न बेबी में भी ये दिखाई देगा। इन फीटस एंड न्यूबॉर्न इन्फेंट HbF bind O2 at lower tension than HbA. Okay, HbF has higher affinity to O2. Okay, HbF को ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा बाइंड करता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स को कम मिलेगा। हीमोग्लोबिन ने ही ऑक्सीजन को ले लिया है, इसी वजह से क्या होगा? सेल्स को ही ऑक्सीजन कम मिलेगा। सो HbF हैज हायर एफिनिटी टू O2। ओके, आफ्टर बर्थ HbF is replaced by HbA during first few months of life. ओके, 3 से 4 महीने के बाद हमारी बॉडी में क्या तैयार होता है? HbA, A फॉर अडल्ट और HbF फॉर फीटस, ये याद में रखना है। सो पहले क्या रहता है? 3 to 4 मंथ तक कंसेप्शन के बाद 3 to 4 मंथ तक न्यूबॉर्न बेबी में क्या रहता है? HbF हीमोग्लोबिन रहता है। उसके बाद क्या? अडल्ट में क्या है? HbA। ओके, और HbA2 ये बहुत कम मात्रा में रहता है अडल्ट में। ओके, इसी वजह से इसको क्या है कहा है? HbA2। Then HbA1c, okay, has glucose residues attached to beta globin chain and it is increased amount in diabetes mellitus. Diabetes mellitus में ये बढ़ता है, हमें पता है। HbA1c की टेस्ट रहती है, अगर 6.5% से ज्यादा रहेगा ब्लड में तो हम क्या बोलेंगे? उस पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है। ओके, सो अभी है दे फिर से एक बार देखेंगे। मोस्ट ऑफ द these cases are asymptomatic except mild splenomegaly and hematological abnormalities। एग्जाम्पल में क्या है? mild microcytic hypochromic anemia and elevated HbA2 levels। okay, and HbF levels भी elevated रहते हैं। okay,
HbF के लेवल्स और HbA2 के लेवल्स इलेवेटेड है, यानी क्या मीन्स यू हैव ब्लड डिसऑर्डर। ये क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि बॉडी को लगता है कि हाइपोक्सिया हो रहा है, इसी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ता है। तो ये जो HbA2 और HbF के लेवल बढ़ते हैं। अगर टेस्ट में पता चला HbA2 बढ़ा है, HbF बढ़ा है, यानी कि उस पेशेंट को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये याद में रखना है। ओके, ये हमने देखा टाइप्स ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA, HbF, HbA2 and HbA1. Pathologically deficient chain and adult Hb production is partly compensated by increased level of HbF. ये मैंने बोला था, HbF क्यों बढ़ता है? क्योंकि बीटा ग्लोबिन की चेन कम प्रोड्यूस होती है। So adult Hb production is partly compensated by increased level of HbF, which does not contain beta chain. Okay, ये देखो HbF में बीटा चेन है क्या? अल्फा है और गामा है, इसी वजह से HbF बॉडी में तैयार होने लगता है। However, HbF has higher affinity to oxygen and does not release it in tissues as efficiently as HbA. Okay, HbF को हमने देखा था, HbF has higher affinity to O2। इसी वजह से क्या करता है, HbF खुद के पास ही ऑक्सीजन रखता है, बट टिश्यू को नहीं देता। इसी वजह से क्या बोला है इधर, however HbF has higher affinity to oxygen and does not release it in tissues as efficiently as HbA, leading to chronic hypoxia and reduced lifespan of RBC। इसी वजह से क्या होता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है बॉडी में एंड रिड्यूस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज भी होते हैं। पहले ही बीटा चेन का प्रोडक्शन कम है, इसी वजह से क्या होता है, HbF तैयार होता है। बट HbF की हायर एफिनिटी किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। ओके, सो ये क्या करता है, खुद के पास ही ऑक्सीजन रखता है, टिश्यू को नहीं देता है। तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम है, इसी वजह से क्या होता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो समझ में आया क्यों यहाँ पे HbF लेवल इंक्रीज हो गए हैं, तो बीटा चेन का प्रोडक्शन कम हो गया है, इसी वजह से HbF तैयार होते हैं। HbF में बीटा चेन नहीं है, बट इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो ये टिश्यू में क्या करता है, हाइपोक्सिया तैयार करता है, खुद के पास ही ऑक्सीजन रखता है, टिश्यू को नहीं देता है, तो आरबीसी का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या क्या है बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या क्या देखा हमने, एक तो थैलेसीमिया मेजर देखा, उसमें क्या होता है, टोटल अब्सेंस ऑफ बीटा चेन रहता है। देन मार्क सिग्निफिकेंट डिप्रेशन कहाँ पे रहता है, थैलेसीमिया इंटरमीडियम है। और सप्रेशन कहाँ रहता है बीटा चेन का, थैलेसीमिया माइनर में। ओके, और ये भी देखा हमने HbA2 बढ़ते हैं और HbF का लेवल भी बढ़ता है। ओके, HbA2 में भी बीटा चेन नहीं है, तो HbF और HbA2 बॉडी में ज्यादा बनते हैं। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज, अभी थैलेसीमिया किसी पेशेंट को है, तो वो कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। थैलेसीमिया शुड बी कंसिडर इन एनी चाइल्ड विथ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आयरन सप्लीमेंटेशन। अगर पेशेंट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, हमने सीबीसी किया, उसमें हमने देखा कि HB की मात्रा कम है, और आरबीसी के सेल्स देखे वो कैसे रहेंगे, हाइपोक्रोमिक रहेंगे। हाइपोक्रोमिक क्या बताया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, एंड माइक्रोसाइटिक यानी क्या, आरबीसी की साइज कम है। अगर ये आयरन के सप्लीमेंट के बाद भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये पेशेंट को थैलेसीमिया रह सकता है। सो थैलेसीमिया शुड बी कंसिडर इन एनी चाइल्ड विथ hypochromic microcytic anemia that does not respond to iron supplementation। क्लियर है? देन चाइल्ड विथ थैलेसीमिया मेजर
usually demonstrate no symptoms until 3 to 6 month of age. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 to 6 मंथ के एज में क्या रहेगा बेबी के पास? HbF हीमोग्लोबिन रहेगा. ओके, सो children with thalassemia major usually demonstrate no symptom until about 3 to 6 months of age. The condition may not be recognized because of delay in cessation of HbF production till 3 to 5 years of age in some cases. कभी कभी क्या होता है, 3 to 5 years तक पेशेंट में HbF का प्रोडक्शन चालू रहता है. इसी वजह से 3 to 5 years तक भी हमें कभी कभी थैलेसीमिया के पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं होते हैं. द कंडीशन मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड because of the delay in cessation of HbF production till 3 to 5 years of age. In some cases, severe pallor and hepatosplenomegaly are almost always present. पेशेंट में क्या रहेगा? पैलर रहेगा. ओके, पैलर यानी क्या? पेल अपीयरेंस ऑफ स्किन, इसको हम बोलेंगे पैलर. एंड हिपेटोस्प्लिनोमेगेली यानी क्या? लीवर की एंड स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है. ओके, क्यों होती है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन? ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. ओके, हमने देखा आरबीसी क्यों डिस्ट्रक्ट होते हैं. तो आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रक्ट होने के कारण एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर होता है. देन icterus is usually not seen, but mild to moderate jaundice may be found due to liver dysfunction from iron overload and chronic hepatitis. सो पेशेंट में इक्टेरस भी दिखाई देता है. इक्टेरस यानी क्या? येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. तो ये हमने क्या क्या देखा? सीवियर पैलर देखा पेशेंट में रहता है, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली रहती है एंड इक्टेरस रहता है. इक्टेरस क्यों रहेगा? क्योंकि लीवर का डिसफंक्शन होता है. क्यों होता है? आयरन के ओवरलोड के कारण. एंड क्रोनिक हिपेटाइटिस होता है. हिपेटाइटिस यानी क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर. देन फीचर ऑफ सीवियर एनीमिया इंक्लूडिंग intolerance to exercise, irritability, murmur or sign of heart failure may be present. मर्मर यानी क्या? abnormal heart sound. ओके, एनीमिया के क्या क्या फीचर रहेंगे? इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, पेशेंट एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उसको हाइपोक्सिया रहेगा. ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ेगी बॉडी में, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. ओके, ब्रेन में भी कम ऑक्सीजन जाएगा तो पेशेंट कैसा रहेगा? इरिटेबल रहेगा. मर्मर रहेंगे एंड साइन ऑफ हार्ट फेलियर में बी प्रेजेंट. देन bony abnormalities such as frontal bossing, prominent facial bones and dental malocclusion are usually present. frontal bossing क्यों रहेगी? ये जो हिमोलिसिस होती है, हिमोलिसिस लीड टू हाइपोक्सिया. सो बोन मैरो प्रोडक्शन आरबीसी का बढ़ाता है. और बोन मैरो कहाँ पे रहता है? फेशियल बोन्स में रहता है एंड फ्रंटल एरिया में रहता है. सो स्कल के बोन में बोन मैरो रहता है. ओके, सो बोन एबनॉर्मलिटीज में क्या कहेगा? फ्रंटल बॉसिंग. ये बोन मैरो क्या करता है? प्रोडक्शन आरबीसी का बढ़ाता है. इसी वजह से क्या होता है? फ्रंटल बॉसिंग होती है. एंड फेशियल बोन में भी बोन मैरो रहते हैं तो प्रोमिनेंट फेशियल बोन्स आते हैं एंड डेंटल माल ऑक्लूजन आर यूजुअली प्रेजेंट. सो ये है बोन एबनॉर्मलिटीज. देन ineffective erythropoiesis creates a hypermetabolic state associated with fever and failure to thrive. पेशेंट में failure to thrive होता है. क्यों होता है? ineffective erythropoiesis की वजह से. Then hyperuricemia may be present. Hyperuricemia यानी क्या? Abnormal level of uric acid in blood due to high rate of RBC destruction and ineffective erythropoiesis. ये हमने देखा इनएक्टिव इरिथ्रोपाइसिस. इसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी का ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल यूरिक एसिड बॉडी में तैयार होता है. इसी वजह से क्या होता है? हाइपर यूरेसेमिया. ओके, तो
प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज में हमने क्या क्या देखा? एनीमिया कैसा रहता है? हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक। ओके, देन पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? सीवियर पैलर, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, इक्टेरस, देन intolerance to exercise, irritability, murmur, and sign of heart failure. Then bony abnormalities रहेंगी क्योंकि बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। सो फ्रंटल बॉसिंग एंड प्रोमिनेंट फेशियल बोन रहेंगे। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपाइसिस की वजह से क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव एंड हाइपरयूरियासेमिया। हाइपरयूरियासेमिया क्या बताया? अब एबनॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता है। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सो severity of the hemolytic process in thalassemia depend on the percentage of HB in the affected cell and divided into three categories. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या है? सिवियरिटी ऑफ द hemolytic प्रोसेस पे थ्री कैटेगरी की है। फर्स्ट है थैलेसेमिया मेजर, सेकंड है थैलेसेमिया इंटरमीडिया एंड थैलेसेमिया माइनर, थर्ड। So, what is hemolytic process? Hemolytic process in thalassemia क्या है? इसमें क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, ये सबको पता है। देन अल्फा ग्लोबिन एक्सेस में अनपेयर रहते हैं। तो क्या होता है? सो एक्सेस अनपेयर अल्फा ग्लोबिन चेन in beta thalassemia aggregate and form precipitate that damage red cell membrane and result in hemolysis. Okay, so अल्फा ग्लोबिन की चेन क्या रहते हैं? एक्सेस में अनपेयर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? सेल में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अनपेयर जो चेन रहते हैं वो क्या करते हैं? आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, तो hemolysis होता है। So unpaired globin chain are unstable. They precipitate intracellularly and resulting in hemolysis. So इसी वजह से बीटा थैलेसीमिया में hemolytic प्रोसेस होते हैं। ओके, सो इस सीवियरिटी के ऊपर थ्री कैटेगरीज की है: थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड थैलेसीमिया माइनर। तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट है थैलेसीमिया मेजर, उसको ही हम क्या बोलेंगे? कुलीज एनीमिया। प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिवली सीवियर hemolytic anemia, usually from 1 to 6 months of life. Patient require repeated blood transfusion to maintain sustainable HB levels. थैलेसीमिया में मेन पार्ट क्या रहता है? सीवियर hemolytic anemia. ओके, hemolytic anemia थैलेसीमिया मेजर में प्रेजेंट रहता है। व्हाट इज hemolytic anemia? This is a blood condition that occur when your red blood cells are destroyed faster than they produce. Okay, आरबीसी फास्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, इन थैलेसीमिया red blood cells don't live as long as normal red blood cell live. Okay, सो आरबीसी का लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है और उसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया। बट इसमें प्रोडक्शन का रेट वही रहता है या कम हो जाता है। सो सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया में एचबी का लेवल कम हो जाता है, इसी वजह से पेशेंट को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। ओके, सो पेशेंट रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू मेंटेन सस्टेनेबल एचबी लेवल्स। और ये सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया कब से स्टार्ट होता है थैलेसीमिया मेजर में? यूजुअली फ्रॉम 1 to 6 मंथ ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या याद रखना है? थैलेसीमिया मेजर में, थैलेसीमिया मेजर को ही पुलिस एनीमिया बोलते हैं, और इसमें क्या होता है? सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, और एज क्या है? बिटवीन 1 to 6 मंथ ऑफ लाइफ, एंड पेशेंट को रिपीटेड ब्लड ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। तो पेशेंट में एचबी की लेवल कम होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? साइंस ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया पेशेंट में दिखते हैं। ओके, साइंस ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया, उसमें क्या क्या दिखता है? सिम्टम्स में एफर्ट इंटॉलरेंस, पेशेंट को
कुछ एफर्ट नहीं किए जाते, ओके। वो लिथार्जिक महसूस करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एफर्ट इंटॉलरेंस। देन पैलर, पेशेंट की स्किन कैसी रहेगी, पेल रहेगी, ओके। सो एज भी कम है, एफर्ट इंटॉलरेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ फेलियर रहेगा। एंड सीसीएफ इन सीवियर केसेस, सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ओके, ड्यू टू। और ये क्यों रहेगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पेशेंट में रिपीटेड ब्लड ट्रांसमिशन रहेंगे ड्यू टू आयरन ओवरलोड थ्रू इंक्रीज आयरन थ्रू सेल डिस्ट्रक्शन, ओके। आयरन इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में, क्यों, क्योंकि रिपीटेड सेल डिस्ट्रक्शन होते हैं, ओके। हिमोलाइटिक सीवियर हिमोलिसिस की वजह से आयरन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। एंड थ्रू फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से भी आयरन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, ओके। टू मच आयरन कैन कॉज डैमेज टू योर हार्ट, ओके। ज्यादा आयरन की वजह से पेशेंट में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होते हैं, ओके। ये नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप टू द बॉडी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मल वॉल्यूम पंप हो जाता है। बट हार्ट फेलियर में क्या होता है, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप टू द बॉडी, ओके। इसमें हार्ट एनलार्ज होता है, एक्सेस फ्लूइड अराउंड लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है एंड स्वेलिंग इन द लेग्स एंड फीट, ओके। सो थैलेसीमिया में मेजर में क्या क्या दिखाई देगा, कुलीज एनीमिया, उसको ही क्या बोलेंगे हम, कुलीज एनीमिया। सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया दिखता है यहाँ पे, 1 to 6 मंथ ऑफ एज में होता है, पेशेंट को रिपीटेड ब्लड ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। और साइंस ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया में हमने क्या क्या देखा, एफर्ट इंटॉलरेंस रहता है पेशेंट में, पैलर रहता है, ग्रोथ फेलियर एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इन सीवियर केसेस, ओके। देन साइंस ऑफ इंक्रीज हिमोलिसिस, क्या क्या रहेंगे, साइंस ऑफ इंक्रीज हिमोलिसिस, बॉडी में इंक्रीज हिमोलिसिस हो गया है तो हमें किससे पता चलेगा, प्रोग्रेसिव हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, ओके। एक्सेस हिमोलिसिस की वजह से क्या होगा, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली रहेगी पेशेंट में। देन हिमोलाइटिक जॉन्डिस रहेगा एंड गॉलस्टोन इन ओल्डर चिल्ड्रन, ओके। देन साइंस ऑफ टिश्यू आयरन एक्सेस, ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से और हिमोलिसिस की वजह से क्या होगा, टिश्यू में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको ही हम बोलेंगे हीमोसिडोरोसिस। हीमोसिडोरोसिस यानी excessive accumulation of iron deposit in the tissue, okay। excessive iron deposition होगा टिश्यू में, इसको हम बोलेंगे हीमोसिडरोसिस। what is sign of tissue iron excess, due to increase hb breakdown, एग्जाम्पल में क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेड स्किन एंड कार्डियोमायोपैथी। हमने देखा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्यों होता है, एक्सेसिव आयरन की वजह से एंड हाइपर पिगमेंटेड स्किन रहती है पेशेंट में, ओके। ये देखो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली दिखेगी, एनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर। जॉन्डिस, ये नॉर्मल स्किन टोन रहेगा और ये है जॉन्डिस का स्किन टोन, ओके। स्क्लेरा भी येलोइश दिखती है जॉन्डिस में, ओके। देन ये सब हम क्या देख रहे हैं, थैलेसीमिया मेजर। इसमें हमने क्या क्या साइंस देखे, साइंस ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया, then signs of increased hemolysis, signs of tissue iron excess, then sign of compensatory erythropoiesis, okay। what is erythropoiesis, the production of rbc, okay। क्यों प्रोडक्शन होता है आरबीसी का ज्यादा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो देखेंगे साइंस ऑफ कंपनसेटरी इरिथ्रोपोइसिस क्या है, इन बोन मैरो एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट्स। कंपनसेटरी इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट्स पे होता है। एग्जांपल में क्या है, हिमोलाइटिक फेसिस, ये हम देखेंगे हिमोलाइटिक फेसिस क्या है। पहले बोलो बोन मैरो क्या रहता है, बोन मैरो, ये देखो ये है बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो, स्पॉन्जी सब्सटेंस फाउंड इन द सेंटर ऑफ बोन, इसको हम बोलेंगे
bone marrow. It produces blood cells. Okay. सो साइन ऑफ कंपनसेटरी इरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी साइड पे, यानी कि लीवर एंड स्प्लीन। हिमोलाइटिक फेसिस क्या है? Hemolytic phases usually seen after 2 to 3 years of age. It is characterized by prominent forehead and malar eminences due to extramedullary expansion. Malar eminences क्या है? It is most prominent portion of the zygomatico-maxillary complex. Okay, ये है malar eminence. And wide separation of teeth due to maxillary hypertrophy. चिपमंक फेस बोलते हैं इसको। ओके, हिमोलाइटिक फेसिस क्या है? थैलेसीमिया की, इसको चिपमंक फेस बोलते हैं। ओके, व्हाट इज मैक्सिलरी हाइपरट्रोफी? लीडिंग टू एन appearance of known as chipmunk face. This is due to expansion of bone marrow which causes bones to widen. ये देखो, इसको हम बोलेंगे चिपमंक फेस। ओके, ये देखो, द केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर विथ टिपिकल थैलेसेमिक फेसिस। ये है मैलर इमिनेंस। ओके, हिमोलाइटिक फेसिस में क्या क्या देखा? प्रोमिनेंट फोरहेड रहता है, मैलर इमिनेंस रहता है, वाइड सेपरेशन ऑफ टीथ क्यों रहती है? ड्यू टू मैक्सिलरी हाइपरट्रोफी। इसको हम क्या बोले? चिपमंक फेस बोलो। देन एश वाइट complexion due to combination of pallor, hemosiderosis and jaundice. Ash white complexion, ये देखो, ये पेशेंट में देखा, एश वाइट कॉम्प्लेक्शन इसको बोलते हैं। ये क्या देखे हमने? साइंस ऑफ कॉम्पनसेटरी एरिथ्रोपायोसिस। इसमें मेन क्या याद में रखना है? हिमोलाइटिक फेस। इसको हम क्या बोलेंगे? चिपमंक फेस। देन लास्ट है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, present as relatively moderate hemolytic disease. थैलेसीमिया इंटरमीडिया यानी क्या? मॉडरेट हिमोलाइटिक डिसीज। थैलेसीमिया मेजर क्या था? सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया था। और ये थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या है? मॉडरेट हिमोलाइटिक डिसीज, usually beyond infancy with moderate hepatosplenomegaly and mild icteric. इसमें मॉडरेट हिपेटोस्प्लिनोमेगेली रहते हैं और माइल्ड इक्टेरिस रहता है। These children have lesser transfusion requirement than in thalassemia major. इसमें लेजर ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें कम लगता है क्योंकि ये है मॉडरेट हिमोलाइटिक डिसीज। ओके, इसमें एचबी की मात्रा ज्यादा कम नहीं रहती। ओके, ये है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। देन लास्ट है थैलेसीमिया माइनर, is generally asymptomatic except mild anemia, minimal splenomegaly and hematological abnormalities. तो थैलेसीमिया माइनर कैसा रहता है? असिम्टोमेटिक रहता है, बट इसमें माइल्ड एनीमिया रहता है। तो हमने थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड थैलेसीमिया मेजर यानी कि हुलीज एनीमिया यहाँ पे कंप्लीट किया है। Diagnosis of thalassemia. It is divided into three categories. First, confirmatory HB electrophoresis. Then second, screening investigation. And third, supportive investigation. तो शुरू करते हैं। First, confirmatory HB electrophoresis, which reveals abnormal electrophoretic patterns depending on the type of thalassemia. Okay, what is HB electrophoresis? It measures hemoglobin levels and look for abnormal type of hemoglobin. Okay, then
what is normal electrophoretic pattern? Because HB electrophoresis detect abnormal electrophoretic patterns in thalassemia. So what is normal electrophoretic pattern in normal human being? HbF is less than 1%, okay? And HbA2 is less than 3.5%, and remaining is HbA, okay? So नॉर्मल इलेक्ट्रोपोरेटिक पैटर्न में क्या आता है? HbF जो रहता है वो लेस देन 1% आना चाहिए, HbA2 लेस देन 3.5% आना चाहिए, एंड रिमेनिंग जो रहता है ब्लड में हीमोग्लोबिन वो HbA टाइप का रहना चाहिए। ये है नॉर्मल इलेक्ट्रोपोरेटिक पैटर्न। एंड थैलेसीमिया में क्या होता है? HbF एंड HbA2 बढ़ के आता है। सो HB इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या दिखेगा? abnormal electrophoretic pattern डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थैलेसीमिया। हमने थैलेसीमिया में देखा कि HbF और HbA2 की मात्रा ब्लड में बढ़ती है। सो कंफर्मेटरी HB इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या आएगा? HbF और HbA2 की मात्रा बढ़ के आएगी। देन सेकंड है स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन which are highly suggestive but not confirmatory of thalassemia। ये क्या है? स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है जो हाईली सजेस्टिव है, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट थैलेसीमिया के लिए नहीं है। ओके, सो कौन सी टेस्ट है ये? नेस्ट्रॉफ टेस्ट। वो क्या है? नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। फ्रेजिलिटी यानी इजीली ब्रोकन, बट जो थैलेसीमिया के आरबीसी रहते हैं वो लेस फ्रेजाइल रहते हैं, वो टूटते नहीं है। ओके, सो देखते हैं क्या है ये नेस्ट्रॉफ टेस्ट। इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर थैलेसीमिया। वो कैसे करेंगे? एड 1 drop of blood in test tube containing 2 ml of 0.36 buffer saline and leave undisturbed at room temperature। ये देखो, ये ट्यूब लेनी है हमें, ये उसमें क्या बफर सलाइन हमें ऐड करनी है, और ये दूसरी है, ये है डिस्टिल वाटर की ट्यूब है। ओके, सो add 1 drop of blood in test tube containing 2 ml of 0.36 buffered saline and leave undisturbed at room temperature, then draw a thin black line on white paper। ये देखो, ये व्हाइट पेपर है, उसमें हमें क्या करनी है? ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, देन after 30 minutes, shake the tube and see the black line on paper through the tube solution। ये देखो, ये दोनों भी टेस्ट ट्यूब से हमें क्या दिखता है? ब्लैक लाइन दिख रही है। ओके, बट इससे ये बफर सलाइन से नहीं दिख रही है और डिस्टिल वाटर से दिख रही है। ओके, सो क्या है ये? Test is positive if black line is not clearly visible and indicate a reduced osmotic fragility of RBC। ये टेस्ट पॉजिटिव मीनिंग क्या है? पेशेंट को थैलेसीमिया है। ओके, सो थैलेसीमिया के पेशेंट की ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी क्या होती है? रिड्यूस होती है। Test is positive if black line is not clearly visible and indicate reduced osmotic fragility of RBC। ये देखो, ये हमने क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब लिए और एक में क्या बफर सलाइन दिया और दूसरे में डिस्टिल वाटर दिया। ओके, इसमें हमने क्या किया? 1 drop ऑफ ब्लड ऐड किया। उसके बाद बफर सलाइन में क्या हुआ? ये हमें ब्लैक लाइन नहीं दिख रही है। ओके, और दूसरे इसमें दोनों भी टेस्ट ट्यूब में ब्लैक लाइन दिख रही है। तो क्या है इसका इंटरप्रिटेशन? ये देखो, ये है थैलेसीमिया की टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या है? आरबीसी कैसे रहते हैं? माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक रहते हैं। ओके, ऑस्मोटिकली लेस फ्रेजाइल टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड डिस्ट्रक्टेड इन
डिस्टिल वाटर, बट ये थैलेसीमिया के आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं डिस्टिल वाटर में, बट not in 0.36 buffer saline because it is less hypotonic and distilled water is more hypotonic. So hypotonic solution में ये डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बट बफर सलाइन में जो लेस हाइपोटोनिक है इसमें थैलेसीमिया के आरबीसी डिस्ट्रक्ट नहीं होते। सो टेस्ट में हमने क्या लिया है, बफर सलाइन लिया है। ओके, सो इसमें थैलेसीमिया के आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो गए। डिस्ट्रक्ट होने से क्या होगा, हमें जो पीछे की जो ब्लैक लाइन है वो नहीं दिखती है। ओके, आफ्टर लाइसिस ऑफ आरबीसी द फ्लूइड विल बिकम क्लियर। ओके, सो वी आर एबल टू सी ब्लैक लाइन। ये जो नॉर्मल आरबीसी है जो टेस्ट निगेटिव आई है, क्यों आई है, बिकॉज वी आर एबल टू सी ब्लैक लाइन। But in thalassemia, RBC will resist to not to disturb. Okay, जो थैलेसीमिया के आरबीसी रहते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते बिकॉज उनकी फ्रेजिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। ओके, रिड्यूस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, सो फ्लूइड विल नॉट बी क्लियर। इसमें देखो ये फ्लूइड क्लियर है क्या, हमें पीछे वाली ब्लैक लाइन नहीं दिख रही है। सो वी आर अनेबल टू सी ब्लैक लाइन थ्रू ट्यूब। ओके, सो बेसिकली क्या है, डिस्टिल वाटर इज मोर हाइपोटोनिक देन बफर सलाइन, इसीलिए हमने क्या लिया, बफर सलाइन ही लिया। एक थैलेसीमिया का पेशेंट का ब्लड लिया, एक नॉर्मल पेशेंट का लिया। ओके, सो थैलेसीमिया के पेशेंट की टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। ओके, बिकॉज रिड्यूस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ द आरबीसी, एंड ये नॉर्मल पेशेंट में क्या आएगा, टेस्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बफर सलाइन में इसके आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, और due to lysis of RBC, the fluid will become clear and we are able to see black line. Okay, so clear है। what is next of test, फिर से एक बार देखेंगे। naked eye single tube red cell osmotic fragility test is a screening test for thalassemia, and add 1 drop of blood in test tube containing 2 ml of 0.36 buffer saline and leave undisturbed at room temperature. Then draw a thin black line on white paper. After 30 minutes, shake the tube and see the black line on paper through the tube solution. The test is positive if black line is not clearly visible and indicate reduced osmotic fragility of RBC. क्लियर है, थैलेसीमिया के पेशेंट की टेस्ट पॉजिटिव, अगर आरबीसी थैलेसीमिक नहीं है तो ये टेस्ट निगेटिव। देन थर्ड है सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन विच इंडिकेट कंपनसेटरी हिमेटोपोएसिस। थैलेसीमिया के पेशेंट में कंपनसेटरी हिमेटोपोएसिस चलता ही रहता है, तो कंपनसेटरी हिमेटोपोएसिस के इन्वेस्टिगेशन क्या क्या आएंगे, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट आएगा पेशेंट का, एंड हाइपरसेल्युलर बोन मैरो विथ इरिथ्रोइड हाइपरप्लासिया। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट यानी क्या, increase in reticulocyte count is indicative of an increase in red cell production to meet physiological demand। इसी वजह से हाई रेटिकुलो काउंट पेशेंट में आता है। एंड हाइपरसेल्युलर बोन मैरो, हाइपरसेल्युलर बोन मैरो क्या, increase number of cell in bone marrow, and erythroid hyperplasia, increase count of erythroid precursor। ओके, ये जो इरेथ्रोइड टिश्यू रहते हैं वो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से बॉडी की डिमांड कंप्लीट करने की वजह से इरेथ्रोइड हाइपरप्लासिया होता है, हाइपरसेल्युलर बोन मैरो होता है, एंड पेशेंट का रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है।
सो सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट क्या है, कंपनसेटरी हिमेटोपोएसिस। एग्जांपल में क्या क्या है, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, देन हाइपरसेल्युलर बोन मैरो विथ इरेथ्रोइड हाइपरप्लेजिया। देन नेक्स्ट है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड क्यों होता है पेशेंट में, ड्यू टू इंक्रीज intestinal iron absorption and due to ineffective erythropoiesis and also due to regular blood transmission. Okay, आयरन ओवरलोड पेशेंट में क्यों हो जाता है, इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है थैलेसेमिक पेशेंट की। ओके, क्यों होता है, क्योंकि इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस पेशेंट में रहती है एंड ऑल्सो ड्यू टू रेगुलर ब्लड ट्रांसमिशन। जो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे पेशेंट को रेगुलर ब्लड ट्रांसमिशन की आवश्यकता रहती है, इसी वजह से पेशेंट की बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाएगा। तो उसमें क्या है, इलिवेटेड सीरम आयन दिखेगा एंड फेरिटिन लेवल विथ लो टीआईबीसी एंड एक्सेस हिमोसिडेरिन डिपॉजिट इन बोन मैरो। टीआईबीसी क्या है, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, एंड होमोसिडेरिन क्या है, आयन कंटेनिंग अ ग्रैनुलर पिगमेंट is found within cell and its deposition in bone marrow due to hemolysis. Okay, इसको बोलेंगे हम हिमोसिड्रिन डिपॉजिट इन बोन मैरो। हिमोलिसिस के कारण यह हिमोसिड्रिन का डिपोजिशन बोन मैरो में होता रहता है। सो सेकंड हमने देखा आयरन आयरन ओवरलोड। देन एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन, elevated serum bilirubin and urinary urobilinogen levels. ओके, एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन क्यों होगा, हिमोलिसिस के कारण। इसकी वजह से क्या होगा, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन हमें दिखेंगे और यूरिन के टेस्ट में यूरिनरी यूरोबिलिनोजेन लेवल्स हमें बढ़ी हुई दिखेगी। तो सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या क्या देखा, कंपनसेटरी हिमेटोपोएसिस, देन आयरन ओवरलोड, देन एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन, देन सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। इसमें क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा मेडुलरी इरेथ्रोपोएसिस इन ओल्डर चिल्ड्रन विथ थैलेसीमिया मेजर। उसमें फर्स्ट क्या है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन स्कल एक्सरे विथ वाइड डायप्लोइक स्पेस। अभी ये देखेंगे ये क्या है, ये देखो ये विराट कोहली की शक्ल हमें याद में रखनी है। उसकी जो हेयर कट है ये स्पाइक्स, इसको हम बोलेंगे हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, ये याद में रखो। ये देखो लॉन्ग थिन वर्टिकल स्ट्राइएशन दैट रिसेम्बल्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, इसको हम बोलेंगे हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, सजेस्ट एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मेडुलरी इरेथ्रोपोएसिस, इसको हम बोलेंगे क्रू कट अपीयरेंस। ये हमें याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस क्यों होता है, इट इज ड्यू टू एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एक्स्ट्रामेडुलरी erythropoiesis and bone marrow hyperplasia. Okay, skull radiograph appearing like long, thin, vertical striation that resembles hair standing on end. ये देखो, और वाइड डायप्लोइक स्पेस जो यहाँ पे कही है, ये देखो विथ वाइड डायप्लोइक स्पेस, ये क्या है, is a medullary cavity of the skull and location of normal physiological hematopoiesis in adult. Okay, हेमेटोपोइसिस की ये नॉर्मल जगह है अडल्ट में, बट यहाँ पे क्या होता है, एनीमिया रहता है थैलेसीमिया के पेशेंट में, सो इसका ज्यादा यूज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी इरेथ्रोपोइसिस। इसके कारण ही ये डायप्लोइक स्पेस वाइड हो जाती है। ओके, ये देखो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन स्कल एक्सरे विथ वाइड डायप्लोइक स्पेस due to increased hematopoiesis cause widening of the diploic space. Then rectangular
thickening of metacarpals and phalangeal bones. ओके, ये है hair on end appearance. देन लास्ट है antenatal diagnosis is possible by chorionic villus sampling for genetic studies at 8 to 12 weeks or by fetal blood sampling for HB electrophoresis at 16 to 20 weeks. कोरियानिक विलस सैंपलिंग कब करना है? 8 to 12 वीक्स में। और फीटल ब्लड सैंपलिंग कब करना है? फॉर HB इलेक्ट्रोपोरोसिस 16 to 20 वीक्स में। सो कोरियानिक विलस सैंपलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग and testing a small sample of cell from placenta. ये प्लासेंटा की सेल लेते हैं और इसकी टेस्ट करते हैं। इसको हम बोलेंगे कोरियानिक विलस सैंपलिंग। ये है ट्रांससर्वाइकल कोरियानिक विलस सैंपलिंग। कैथेटर ये सब पास करते हैं। ओके, ये देखो कैथेटर टेकिंग टिश्यू सैंपल। ओके, ये है यूटरस, ये बेबी का प्लासेंटा, फीटस है, और ये अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। ओके, सो हमने ये डायग्नोसिस देखे तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। उसमें फर्स्ट है कंफर्मेटरी HB इलेक्ट्रोपोरेसिस। ये याद में रखना है, थैलेसीमिया के पेशेंट को, हर पेशेंट को हमें HB इलेक्ट्रोपोरेसिस करना है। देन स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन किए थे हमने। नेस्ट्रॉफ टेस्ट इसमें याद में रखना है। ओके, अगर पॉजिटिव आएगी तो हमें ये पीछे वाली ब्लैक लाइन नहीं दिखेगी टेस्ट ट्यूब से, और अगर निगेटिव है तो हमें ये ब्लैक लाइन दिखेगी। देन सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या क्या किया? कंपल्सरी हेमेटोपोएसिस में हाई रेटिकुलो काउंट बढ़ता है, हाइपरसेल्युलर बोन मैरो एंड इरेथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया दिखेगा पेशेंट में। देन आयरन ओवरलोड की सिम्टम क्या है? इलेवेटेड सीरम आयरन एंड फेरिटिन लेवल्स विथ लो TIBC एंड एक्सेस हेमोसिडेरिन डिपॉजिट इन बोन मैरो। देन एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन में elevated serum bilirubin and urinary urobilinogen levels. Then radiological abnormalities में क्या? Extramedullary erythropoiesis in older children with thalassemia major हमें दिखेगा। उसमें फर्स्ट विराट कोहली से हमें याद में रखना है hair on end appearance. Okay, on skull X-ray with wide diploic space and rectangular thickening of metacarpals and phalangeal bones. ये देखो hair on end appearance, क्रू कट अपीयरेंस भी बोलते हैं इसको। ओके, ये देखो लॉन्ग थिन वर्टिकल स्ट्राइएशन एंड ये वाइड डायप्लोइक स्पेस। देन लास्ट है एंटीनेटल डायग्नोसिस। उसमें क्या क्या करना है हमको? कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करनी है कब? 8 to 12 वीक्स में। और फिटल ब्लड सैंपलिंग फॉर HB इलेक्ट्रोपोरेसिस कब करनी है? 16 to 20 वीक्स में। तो